नमस्कार एवरीवन। हे, लास्ट वीडियोस में हमने आपका सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ना, राइट? तो हमने इसमें जो दो वीडियोस थी उसमें सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लिया था एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हमने वो चीज़ देखी थी, ठीक है। और हमने क्या देखा था? एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था एंड यहाँ पे था रोल्स लॉ, राइट? हमने रोल्स लॉ में चेक किया था कि पार्शियल प्रेशर का, मोल फ्रैक्शन का और सोल्यूबिलिटी का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर को, राइट? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोलवेंट जो है वो लिक्विड होता है, राइट? लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द सोलवेंट इज अ लिक्विड। अगर आपका एक जो सोलवेंट है वो लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन आपका लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है, राइट? द सोल्यूट कैन बी अ गैस, अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। जो सोल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है, राइट? सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस जब हमने रोल्स लॉ किया था, राइट? तो हमने गैसेस इन लिक्विड का जो है डिस्कशन किया था कि वो सॉल्यूशन जो है उनमें उनकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, उनके प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इस सेक्शन में हम डील करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। कि जो सॉलिड और लिक्विड है उनका लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, राइट? सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, राइट? अब वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका कैम्फर होता है ना, नैप्थलीन बॉल्स, ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, बहुत जल्दी वेपर में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। जनरली जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है वो आपका वोलेटाइल होता है, राइट? द सोल्यूट में और में नॉट बी वोलेटाइल। जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? सो वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। हम जो है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की जो है हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी है यहाँ पे। बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपके दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट मतलब एक आपका हो गया सोल्यूट और एक आपका हो गया सोलवेंट। तो ऐसे दो कंपोनेंट जब आपके सॉल्यूशन में हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को जो है हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप यहां तक आपका छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो हम कौन कौन से सॉल्यूशन करेंगे? हम करेंगे पहले लिक्विड्स इन लिक्विड्स, देन हम करेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। तो ये दो टॉपिक जो है वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। पहला हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, कि जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उनका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा होता है, ठीक है। कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, राइट? हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, ठीक है। यानी दोनों जो लिक्विड है आपके वो बहुत जल्दी वेपर बनाते हैं, ठीक है, जिनको हमने नाम दिया कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू, ठीक है। और ये हमने कैसा सॉल्यूशन लिया है? ये हमने लिया है एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होता है? मैंने अभी अभी बताया था, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो, ठीक है। व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल both the component would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase, ठीक है। जब आप इसे क्लोज्ड वेसल के अंदर लोगे तो दोनों कंपोनेंट जो है वो इवोपोरेट करेंगे, ठीक है, वेपर बनाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जब वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में जो है आपका इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, राइट? तो इन्होंने क्या बोला है? लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल, ठीक है। पी टोटल क्या है? पी टोटल है आपका टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी गैस वन और गैस टू, यानी जो वेपर वन और वेपर टू बने हैं, ठीक है, गैस नहीं, वेपर वन और वेपर टू बने हैं, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू के, इन दोनों का वेपर प्रेशर मिलाकर जो है वो टोटल प्रेशर बनता है, ठीक है। एंड पी वन पी टू ये है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू के, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? जो गैस अपने, जैसे आपका कंपोनेंट वन के वेपर बने ना, कंपोनेंट वन के वेपर लिक्विड पर कितना
प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसका पार्शियल प्रेशर है, और कंपोनेंट 2 के वेपर जो है वो सॉल्यूशन पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसका पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, these partial pressure are related to mole fractions। ठीक है, ये जो आपके पार्शियल प्रेशर हैं ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। कैसे? अगर हमने याद हो, हमने अभी जो रोल्स लॉ किया था, रोल्स लॉ में क्या था, रोल्स लॉ में यही तो बताया था ना, द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टे रोल्ट 1886 gave the quantitative relationship किसके बीच, बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रोल्स लॉ, विच स्टेट्स फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, एक वोलेटाइल लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पहले भी देखा था ना कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी, यही तो हमने रोल्स लॉ में देखा था, यही इसने यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम बस इस चीज को जो है ठीक से अरेंज करेंगे, इसको ठीक से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंपोनेंट 1 के लिए अगर आप देखो तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब P1 is directly proportional to X1 and P1 is equal to P1 naught multiply mole fraction। अब ये P1 naught क्या है? ठीक है, P1 naught है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये P1 naught आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, P1 naught बेसिकली होता क्या है, मान लो यहाँ पर मेरा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है, इसमें 1 + 2 दोनों कंपोनेंट है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया, ये वेसल ऊपर से क्लोज्ड है। ठीक है, और ये मान लो इसके वेपर्स हो गए। ठीक है, ये 1 के वेपर्स हो गए। ठीक है, और ये जो है आपके यहाँ पर से ये आपके 2 के वेपर्स हो गए। ठीक है, अब ये जो 1 और 2 के जितने भी वेपर्स है ना, ये 1 और 2 के वेपर्स क्या करेंगे, ये 1 और 2 के वेपर्स नीचे सॉल्यूशन पर जो है फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, दोनों के हमारे पास जो है वेपर हो गए। ठीक है, ये जो 1 के कंपोनेंट है, 1 के वेपर्स हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये है आपका P1। ठीक है, ये जो सेकंड कंपोनेंट है उसके जो वेपर्स है वो एक्सर्ट कर रहे हैं आपका P2। ठीक है, और ये टोटल P1 + P2 ये है आपका P टोटल। आई होप ये चीज आप सबको क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रखी है कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा वेपर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होंगे, उतनी ही ज्यादा सोल्यूबिलिटी आएगी। ठीक है, और उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये X2 के लिए। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट यूज किया है P1 नोट। ठीक है, Pi यानी P1 इज इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाई X1। ठीक है, अब ये P1 नॉट यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये P1 नॉट का मतलब है अगर मैं एक क्लोज वेसल ले लूं, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ कंपोनेंट 1 लिया है, और क्योंकि ये कंपोनेंट 1 जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये अपने वेपर्स बनाएगा और इस कंपोनेंट 1 ने अपने वेपर्स यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब ये वेपर्स नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट, और क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे लिक्विड है वो प्योर फॉर्म में है, सिर्फ आपका प्योर सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड है कंपोनेंट 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी के जो वेपर्स है फर्स्ट कंपोनेंट के, ये वेपर्स जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे नीचे, इसको इन्होंने बोला है P1 नोट। ये जो P1 नोट है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, is the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्लोज वेसल ले लूं, ठीक है,
ये मेरा क्लोज वेसल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिर्फ कंपोनेंट 2 लिया। इस कंपोनेंट 2 के लिक्विड ने जो है ये अपने वेपर्स बनाए, ठीक है। और ये वेपर्स अब नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रेशर हुआ आपका P2 नोट, ठीक है। आई होप ये सारी टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि ये टर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कि कौन सा P1 है, कौन सा P1 नहीं है, कौन सा P1 नॉट है, ठीक है। सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए P2 इज इक्वल टू P नॉट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो डेल्टन्स लॉ होता है पार्शियल प्रेशर का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है, इट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जितने भी कंपोनेंट आपके पास है, मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिखा था यहाँ पे, ठीक है, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P टोटल, यानी जितने भी कंपोनेंट है उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो ऐड होकर आपका टोटल पार्शियल प्रेशर बनता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, P टोटल हो गया हमारे पास, क्या P टोटल है हमारे पास P1 प्लस P2। जहां से हम P1 और P2 की वैल्यू ले सकते हैं, ये P1 है, ये P2 है, इन वैल्यूज को हमने यहां डाल दिया, ठीक है। x1 P1 नॉट, x2 P2 नॉट, ठीक है। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हमने किया था ना मोल फ्रैक्शंस में, आपने 11th क्लास में भी किया होगा कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड कर दो तो आपका 1 आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आई, इज इक्वल टू 1 माइनस x2, और जो है x2 आपका एज इट इज रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने क्यों किया, ताकि हमारी एक टर्म कॉमन आ जाए, तो x2 कॉमन आ गया। जैसे ही हमारा x2 कॉमन आया, हमने यहाँ P1 नोट अलग से निकाल लिया और इन दोनों में हमने ये x2 नोट यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट जो है इक्वेशन है यहाँ पर, अगर आपको प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर टोटल निकालना है और आपको मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक का दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन 2.16। जो आपकी इक्वेशन 2.16 है उससे आप क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, ठीक है। उससे हम समझेंगे दैट टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है, एनी वन कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 की जगह x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 ले लेती, तो यहाँ पर मेरा x1 रह जाता, ठीक है। यहाँ पर x2 की जगह 1 माइनस x1 चला जाता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कहना है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉल्यूशन का, उसको आप रिलेट कर सकते हो किससे, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। सेकंड हमने क्या समझा, सेकंड हमने समझा दैट टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। जो टोटल वेपर प्रेशर है आपका, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है ये वाला, ये टोटल वेपर प्रेशर आपके सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। एंड थर्ड हमने क्या समझा, थर्ड हमने समझा दैट डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर of pure components 1 and 2, the total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of component 1, ठीक है। दोबारा समझो, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर की, जो आपका वेपर प्रेशर है 1 और 2 कंपोनेंट का, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आपका डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है आपका जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो कई बार पूछ लेते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। क्या है इस ग्राफ में, ये आपके वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है मोल फ्रैक्शंस की टर्म में, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शंस के साथ जो है वेपर प्रेशर को यहाँ पे रिलेट कर रहा है, ठीक है। नीचे अगर हम पढ़े ग्राफ क्या दे रखा है इन्होंने, द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो डैश लाइन है 1 और 2 ये वाली, ठीक है, ये डैश लाइन 1 है, ये डैश लाइन
2 है। दे रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को जो है यहाँ पे लिखा भी उन्होंने P1 नॉट एंड P2 नॉट, ठीक है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे P1 जो है, ये P1 नोट जो है ये X1 से डायरेक्टली जो है रिलेटेड है, ठीक है। और ये P2 नोट यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। एंड द वेपर प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर इस लाइन से आपका मार्क्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है जो आपके लीनियर जो आपका वेपर प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है उसको रिलेट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने ऊपर ग्राफ की लाइन में, ठीक है। A plot of P1 or P2 versus the mole fraction x1 x2 for a solution gives a linear plot, right? ये हमें linear plot देता है, बिल्कुल। These lines 1 and 2 pass through the points for which x1 and x2 are equal to unity. जो आपके ये लाइंस है, लाइंस 1 और लाइन 2 है, ठीक है, ये उन पॉइंट से आपका पास कर रहा है जहां पे आपके x1 और x2 1 के बराबर है। सिमिलरली जो प्लॉट लाइन 3 है P टोटल की, that versus x2 is also linear, right? ठीक है। the minimum value of p total is p1 नॉट, जो आपका अगर आपका ये p2 नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो टोटल प्रेशर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी p1 नॉट, और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी p2 नॉट। अज्यूमिंग कि जो वन कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल, अगर हम ये अज्यूम करें कि जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है कंपोनेंट 2 से, राइट, इसका मतलब हमारा P1 नोट जो है वो P2 नोट से कम है, ठीक है। द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। जो कॉम्पोजिशन होती है वेपर प्रेशर की, ठीक है, इक्विलिब्रियम में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर से जो है वो उसको हम डिटरमाइन करते हैं। अगर y1 y2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है किसके, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के वेपर फेज में, ठीक है, वेपर फेज की हम बात कर रहे हैं, जो है ये आपका मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। देन यूजिंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आपका P1 है वो आपके y1 मल्टीप्लाई P टोटल के इक्वल होगा। इन जनरल किसी भी टर्म का ये आपका जो है ये आपका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वेपर फेज की हम बात कर रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर है, ये आपकी मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्यूशन का, ठीक है, उस सॉल्यूशन का जिसका ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज में है, ठीक है, वेपर फेज में। और ये आपका P टोटल, ये है आपका टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ये आपका है टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। आई होप यहां तक ये जनरल पॉइंट्स जो है वो आप सभी को क्लियर हो गए हो। अगर नहीं हुए हो तो प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर कोई इश्यू हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, कि जो रोल्स लॉ है वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस कैसे है। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, जो वेपर प्रेशर है किसका, वोलेटाइल कंपोनेंट का, इन अ गिवन सॉल्यूशन, किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, P1 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई P1 नॉट, ठीक है, जिसमें जो आपका P1 नॉट है, ये P1 क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, ये x1 है उसकी मोल फ्रैक्शन, और ये P1 नोट क्या है, P1 नोट है उसका ट्रू लिक्विड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर हम गैस इन लिक्विड का जो है एग्जांपल ले, one of the component is so volatile that it exists as a gas and we have already seen that the solubility is given by Henry's law। अगर हम आपका गैस इन लिक्विड के अंदर का एग्जांपल लें तो कंपोनेंट जो है वो इतने वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, कि जो सोल्यूबिलिटी है
ठीक है, इतने वोलेटाइल होते हैं कि वो गैसेस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में ही रहते हैं, राइट। एंड जो सोल्यूबिलिटी है उसको हेनरी लॉ कैसे डिनोट करता है, दैट प्रेशर इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई एक्स। के एच आपका था हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, ये के एच जो था ये था आपका हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये एक्स क्या था, ये था आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और ये P क्या था, दिस इज द पार्शियल प्रेशर। आप देखोगे ना, समझोगे इस पॉइंट को, तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी लो हैं, हेनरी लो है या रोल्स लो है, ये सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या तो ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं या फिर ये वेपर प्रेशर की या पार्शियल प्रेशर की, मतलब ओवरऑल प्रेशर की बात कर रहे हैं, या फिर ये सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों चीजें ही आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उस वेपर का मोल फ्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपस में लीनियरली जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। इफ वी कंपेयर इक्वेशन ऑफ रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, अगर आप जो है हेनरी लॉ की और रोल्स लॉ की जो है आप इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इट कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ और अ गैस, जो आपका पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। हम बात करें वोलेटाइल कंपोनेंट की, ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट या गैस जो है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, उसकी मोल फ्रैक्शन से, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एच डिफर्स फ्रॉम पी वन नॉट, ठीक है। इतना समझ आया। हेनरी हेनरी लो की और जो ये आपका रोल्स लो है, इनकी जो इक्वेशन है अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का या गैस का सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो उसका जो पार्शियल प्रेशर है ना, ये उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, दोबारा समझो। इफ वी कंपेयर इक्वेशन ऑफ द रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, ठीक है, मैं इक्वेशन लिख भी देती हूँ। ये तो हो गई आपकी हेनरी लॉ की इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी हेनरी लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। रोल्स लॉ की इक्वेशन क्या थी कि जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का वो इक्वल है किसके, P1 नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई x1, ठीक है। इनमें आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, सेम वोलेटाइल कंपोनेंट का, एग्जैक्टली exactly। ये आपका मोल फ्रैक्शन है, ये भी तो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अलग क्या है, अलग है सिर्फ ये हेनरी कांस्टेंट जो आपका सॉल्यूशंस के केस में जो है, जो प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होता है उससे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ठीक है, कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर किसका, वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन से इन द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको समझ भी आ रहा, आपको दिख भी रहा है। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो के एच है दैट डिफर फ्रॉम द P1 नोट, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उन दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रोल्स लॉ है, ठीक है, वो आपके हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, राइट। आई होप आपको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो है कंपोनेंट समझ आ गया, क्या उसका पॉइंट है, क्या डिस्कशन है, कि अगर आपका एक कंपोनेंट जो है या दोनों कंपोनेंट आपके वोलेटाइल हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है उसमें प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, कि जो सॉलिड है अगर उसे हम लिक्विड में डाल दें तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत जनरल सॉल्यूशन जो है वो ऐसे बनते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया
and cane sugar, right, in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये वाटर में इजीली डिजोल्व होते हैं। ठीक है, आयोडीन और सल्फर ये आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व होते हैं। आपको पता होगा कि वाटर जो है वो पोलर सोलवेंट है और कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, ये आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट है, राइट। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज of these solutions are quite different from those of the pure solvent। ठीक है, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो इनके सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो उन प्योर सब्सटेंस से, प्योर सोलवेंट से बहुत अलग होती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल रहे हो, टेबल सोल्ट को, ठीक है, वो पानी को खारा कर देती है। आप ग्लूकोज को डाल रहे हो, वो उसको कंपैरेटिवली मीठा कर देती है। केन शुगर डाल रहे हो, उसको मीठा कर देगी। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, कि जो सॉल्यूशंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो प्योर सोलवेंट से क्या होती हैं, बहुत अलग होती हैं, बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर वी हैव लर्न इन यूनिट 5 क्लास 11th की जो आपकी 5th यूनिट थी, उसमें आपने पढ़ा था दैट लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, वेपराइज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, ठीक है, कि एक जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो एक गिवन टेम्परेचर पर अगर वेपराइज कर जाता है, ठीक है, अगर वो वेपराइज कर जाता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर अब वो जो वेपर्स हैं, द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड के ऊपर ही जो है आपका फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका प्योर सोलवेंट है, ठीक है, प्योर सोलवेंट में ये वेपराइज हो गया, ये इसके जो है वेपर्स ऊपर बन गए। अब ये जो वेपर्स हैं, ठीक है, ये वेपर्स नीचे की तरफ जो है फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी प्रेशर को हमने बोला है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, इन प्योर लिक्विड के अंदर क्या होता है, द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यहां से जो है, यहां से एक आधा वेपर बन गया ऊपर मोलिक्यूल, तो नीचे से मोलिक्यूल आ जाएंगे सेम आपका जो है सेम, क्योंकि सेम एक ही काइंड का लिक्विड है हमारे पास, तो ये सारे जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप के ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सोलवेंट, ठीक है, अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, राइट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने का मतलब है कि जो लिक्विड है ना, वो तो वो तो वेपर बना रहा है, ये जो वेपर बन रहे हैं ये आपके सोलवेंट के वेपर बन रहे हैं, लेकिन जो सोल्यूट है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही एज इट इज रहेंगे लिक्विड फॉर्म में, वो जो है वेपर नहीं बना रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, राइट। जो मैंने अभी भी बोला कि जब आपका जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट आपके वेपर बना ही नहीं रहा, तो जो वेपर बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, सोलवेंट के। इसका मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो वेपर प्रेशर बन रहा है, वो किसकी वजह से बनेगा, बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सिर्फ सोलवेंट की वजह से जो है यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये जो प्योर सोलवेंट है यहाँ पर, मान लो इस प्योर सोलवेंट के ये मोलिक्यूल जो है, इन्होंने आपका वेपर बनाए, इन्होंने वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, राइट, मान लो इसको हम लिख देते हैं पीएस। ठीक है, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो सिर्फ सोलवेंट की ही वजह से हो रहा है,
यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो सोलवेंट की वजह से था, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पी सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये जो पी सोलवेंट है प्योर सोलवेंट का, और ये जो सॉल्यूशन का है, इसमें आप देखोगे, ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इन द सॉल्यूशन सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल, राइट। सरफेस पर आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन भी है ब्लू भी है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। देयर बाय फ्रैक्शंस ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय सोलवेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड, राइट। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स ऊपर वेपर फॉर्म में गए तो नीचे से सेम ही काइंड के मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर आकर प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। देन कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस, इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा इस सारी चीज को समझाती हूँ, बहुत इजी है, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है इसमें, एक बार बस इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं बहुत स्लोली दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, इसको स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल समझने वाला, ठीक है, कोई इसमें बहुत मुश्किल चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एक बार ध्यान दे लो और एक बार खुद भी रीडिंग कर लेना, उससे भी जो है बहुत बेनिफिट मिलता है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है मान लो ये जो वेपर फेज है, ठीक है, ये जो वेपर्स हैं ये आपके प्योर सोलवेंट के हैं। मान लो मैं इसमें लिख देती हूँ पी, पी, ठीक है, पी लिख देती हूँ प्योर सोलवेंट के लिए, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे कि ये प्योर सोलवेंट, ठीक है, जो कि आपका वोलेटाइल है, इसका मतलब ये आपके जो है वेपर बना रहा है, यहां से मोलिक्यूल जो है वो वेपराइज होकर ऊपर चले गए वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब ये वेपर फॉर्म में जाने के बाद नीचे की तरफ जो है प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। और ये जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो आपका एक प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है। अगर हम इसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दें, कैसा सोल्यूट, आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूं, तो आप क्या देखेंगे कि जो वेपर कंपोनेंट है ना, जो वेपर बन रहे हैं वो तो अब भी सोलवेंट के ही बनेंगे क्योंकि सोल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो लेकिन ये जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ये प्योर कंपोनेंट से कम होगा। क्यों? देखो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो मॉलिक्यूल एस्केप कर कर ऊपर वेपर फॉर्म में जाने थे वो कम हो गए। कम क्यों हो गए? क्योंकि जो आपका सोल्यूट है वो सरफेस पर ही है, ठीक है, वो सरफेस के एरिया को कवर कर रहा है। तो एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट जहां पे इन मॉलिक्यूल्स को वेपर बनने की पूरी आजादी थी, पूरी फ्रीडम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस को कवर कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट इसी वजह से जो आपके वेपर बनने हैं, जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड फॉर्म से एस्केप करने हैं वो एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट बहुत बहुत आराम से क्लियर हो गया हो। नहीं हो गया हो तो वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, दोबारा देखो, 4 बार भी देखो अगर देखना पड़े तो, क्योंकि समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो एक बस को रिवाइंड करके भी देख लेना अगर नहीं समझ आता तो। टॉपिक बहुत इजी है, मान के चला करो कि आपके टॉपिक बहुत इजी हैं, क्योंकि वो हैं बहुत इजी हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर है अगर आप उसको डिक्रीज कर रहे हो, किसका वेपर प्रेशर, सोलवेंट का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो कैसा है, ये मान लो आपका लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, ये मैंने बना दिया आपके सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें से आपके जो हैं लेट्स से ये वाला आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, ये भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है,
ये भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब नीचे से जिन पार्टिकल्स को, लिक्विड के जिन पार्टिकल्स को ऊपर जाना था, उनके लिए कितना स्पेस बचा? या तो वो यहां से जा सकते हैं या फिर वो यहां से जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितनी क्वांटिटी आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की होगी, ठीक है, उतना ही आपका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। राइट, आई होप इस लाइन में कोई इशू नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, फर्क नहीं पड़ता हमें ये कितना वोलेटाइल है कितना नहीं। अगर ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो इसके नेचर का हमें और फर्क नहीं पड़ेगा और पॉइंट्स का। ठीक है, अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज करे ही करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर by adding 1 mole of sucrose to 1 kg of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water। ठीक है, समझो समझो, क्या समझोगे कि हमने 1 मोल ऑफ सुक्रोज डाला कहाँ, 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा वो उतना ही होगा जितना आप 1 मोल यूरिया डाल दोगे सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, 1 मोल सुक्रोज आपने डाला, ठीक है, किसमें, 1 kg वाटर में, उसका जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वो नियरली सिमिलर है किससे, अगर आप 1 मोल यूरिया डालते हो 1 kg वाटर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आपने यूरिया डाला है या आपने सुक्रोज डाला है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है। यहां भी 1 मोल थी और यहां भी 1 मोल है। राइट, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेम टेम्परेचर की। बाकी फैक्टर्स को जो है आप कांस्टेंट लेके चलेंगे अगर आप एक चीज को चेंज कर रहे हो तो। ठीक है, रोल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, जो रोल्स लॉ है उसको आप उसकी जनरल फॉर्म में कैसे कह सकते हो, फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो आपका कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सोल्यूट बाय 2, जिसमें हमने सॉल्वेंट को 1 डिनोट कर रहे हैं, सोल्यूट को 2 डिनोट कर रहे हैं। When the solute is non-volatile, only the solvent molecule are present in the vapor phase and contribute to the vapor pressure। अगर आपका solute non-volatile है तो आपका solvent ही आपके vapor phase में present है और वही vapor pressure को बना रहा है। Let P1 be the vapor pressure of the solvent, right? P1 जो है वो vapor pressure है किसका, solvent का। ठीक है, X1 जो है वो mole fraction है, P1 नॉट जो है प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो आपका रोल्स लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन से जो है उसकी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किससे, मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो ये हमारा प्योर स्टेट का जो है वेपर प्रेशर आ जाता है। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं कितनी सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर से। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो हेनरी लॉ में आपका KH था, हेनरी कांस्टेंट, जो आपका ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, वो उसके इक्वल है। A plot graph between vapor pressure and mole fraction is given here, जो कि आपका linearly जो है वो वेरी करता है। राइट, आई होप यहां तक टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया हो। आज हमने आपका किया था आज हमने किया वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड के जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड्स के अंदर, उनमें वेपर प्रेशर का क्या इश्यू रहता है, क्या चीज होती है, कैसे घटता बढ़ता जो भी करता है। ठीक है, रोल्स लॉ पढ़ लिया हमने, हेनरी लॉ पढ़ लिया। ठीक है,
आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, ज्यादा करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, कि वो क्या होते हैं, ठीक है। साथ में हम उसकी करेंगे वेरिएशन की, ठीक है, कि जो आपका ये होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, उनसे जो डिफ्लेक्शन होती है ना, इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, वो हारमोनियम अब्बा की तरह ना, गुस्से गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो जो आपके सॉल्यूशंस है ना, वो भी इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है। तो जो डेविएशंस हैं यहाँ पर लिख रखा आपका नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब डेविएशन होती है तभी तो वो नॉन आइडियल बनते हैं, अगर डेविएशन होगी ही नहीं तो वो क्या रहेंगे, तो वो आपके रहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, राइट। तो ये दोनों टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद बचेगा हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। इसमें हम करेंगे अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो होती क्या है, ठीक है। उसमें आपका आगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये वेपर प्रेशर के बारे में है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ वही डिप्रेशन जो हर 11वीं 12वीं के बच्चे को होता है, नहीं वो वाला नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे, केमिस्ट्री वाला, वो साइकोलॉजी वाला होता है, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड लास्ट हमारा रह गया, एक और पॉइंट रह गया, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लिक्विड्स का ही होता है, राइट। और इसको करने के बाद ये वाटर प्योरिफिकेशन भी हम देखेंगे कि कैंट जो है वो वाटर को प्योरीफाई कैसे करता है, जिसकी ऐड हेमा मालिनी करती है। नाइस। एंड द लास्ट टॉपिक एक और है, कोई बात नहीं, कर लेना, एबनॉर्मल मोलर मासेस, इसको भी कर ही लेंगे, सिलेबस में है तो बिल्कुल करेंगे, नहीं है तो भी कर लेंगे, समझ लेना, कुछ जान ही रहा किसी का, और ये उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारा टॉपिक हमने कल के लिए आपको बता दिया कि कल हम क्या करेंगे, और आज हमने किया है क्या, वेपर प्रेशर, इतना सारा लाल पीला नीला हरा करके स्क्रीन को, आज हमने किया है वेपर प्रेशर। तो अगर कंसेप्ट समझ आया हो, वीडियो देखने में थोड़ा बहुत मजा आया हो, नहीं भी आया तो भी लाइक कर दो, क्या जा रहा है, नहीं शेयर जरूर कर देना, जिसको टॉपिक समझना हो उसके साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।